Hello friends, welcome to Dr. Varsha Gaitonde's channel. In the capsules of GPB series part 4, we shall continue the different topics like some of the questions on scientists, genetics, cytogenetics, plant breeding, seed technology, biotechnology, economic botany, questions on different topics, GK in agriculture, differences and a particular diagram. We'll go one by one. Before that I have one instruction for you. अगर किसी को लग रहा है कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है तो आपको क्या करना है, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू जस्ट टेक वन पेन एंड notebook and just whenever I am reading a question you note down and you pause the your button. That means you just pause it and you just try to give your own answer, then you can check it. Okay, like that you can move. तो आते हैं साइंटिस्ट सेक्शन में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टर्म माइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग इन 1882. टीलोफेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, मतलब टर्म टीलोफेस किसने यूज किया था? हेडन ने इन 1894. टर्म प्रोफेस, मेटाफेस एंड एनाफेस वर कॉइन्ड बाय डैश. 3 टर्म प्रोफेस, मेटाफेस एंड एनाफेस दिया था स्ट्रॉसबर्गर इन 1884. टर्म इंटरफेस वॉज कॉइन्ड बाय डैश. लंडेगार्ड ने 1912 में टर्म इंटरफेस दिया था. टर्म साइटोकाइनेसिस किसने दिया था? वाइटमन इन 1887. अब आते हैं जेनेटिक्स सेक्शन में. इन प्लांट्स मियोसिस टेक्स प्लेस इन डैश एंड डैश. तो मियोसिस जैसे आप जानते हैं हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही पाया जाता है, तो एंथर्स एंड ओवरीज में ये मिलेगा आपको. मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज डैश. मियोसिस को हेट्रोटिपिक डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं और सेग्रीगेशन डिवीजन बोलते हैं. Meiosis leads to formation of dash daughter cells from single mother cell. At the end of meiosis 2 हमें 4 daughter cells मिलते हैं from a single mother cell. You need to remember this. तो इसके बेसिस पे आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि इतने सारे सेल्स थे तो कितने daughter cells आपको end of the meiosis 2 बन जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज meiosis generates variability due to dash and dash. तो meiosis वेरिएबिलिटी जनरेट करता है थ्रू सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन. क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर ड्यूरिंग प्रोफेज. तो इस फेज में ही वो क्लियरली विजिबल होते हैं. In the cytogenetics section, the first question is dash leads to change in the order of genes in the chromosome. तो इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन से हमेशा स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ इन्वर्शन से हमेशा ऑर्डर ऑफ जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि सीक्वेंस ही इन्वर्ट हो जाएगा तो पोजीशन में भी डिफरेंस आ जाएगा, तो ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा. सेकेंड बिट इज डिलीशन प्रोड्यूसेस डैश. तो डिलीशन से स्यूडो डोमिनेंस एक कंडीशन होता है जहाँ पे रिसेसिव अलील्स डोमिनेंट फॉर्म में आते हैं, डोमिनेंट की तरह काम या शो करने लगते हैं अपने आप को, मतलब रिसेसिव अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स जस्ट लाइक डोमिनेंट अलील्स. थर्ड क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग था तो मैंने मैच करके ऑलरेडी दिया है. तो इन्वर्शन से डाइसेंट्रिक ब्रिज बनेगा, डेफिशिएंसी से सूडो डोमिनेंस बनेगा, ट्रांसलोकेशन लीड्स टू पॉजिटिव शेप्ड पैकेटिन कॉन्फ़िगरेशन और डुप्लीकेशन से क्या होता है, डुप्लीकेशंस आर द सोर्सेस ऑफ न्यू जीन्स. न्यू जीन बनना है तो आइदर म्यूटेशन होना चाहिए या ट्रांसजेनिक से बना सकते हैं, या डुप्लीकेशंस बेस्ट सोर्स है न्यू जीन्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पोस्टुलेटेड दैट द लॉस ऑफ टीलोमियर मेक्स क्रोमोसोम एंड्स अनस्टेबल. तो इसको दिया था मुलर ने. लास्ट क्वेश्चन, फिनाइलडेल्फिया 22 एंड क्राइडूचैट सिंड्रोम ऑफ ह्यूमन आर एग्जाम्पल ऑफ डैश. उसका आंसर है डिलीशन. And the plant breeding, first question is CIMMYT was established in dash and IRRI in dash. CIMMYT होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेज एंड वीट. तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1966 में. और IRRI होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था. जैसे आप जानते हैं CIMMYT मैक्सिको में है एंड IRRI कहाँ पे है, ये फिलीपाइंस में है. Okay, second question, AICRP on oilseeds was established in April 1967 for the improvement of oilseeds in the country. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है AICRP on oilseeds?
ये है हैदराबाद में। सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो वेराइटीज़ वर इम्प्रूव्ड फ्रॉम, मतलब किस कंट्रीज से ये इम्प्रूव हुए थे? तो मैक्सिकन वीट वेराइटीज़ थे जिनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, मतलब प्राइमरी इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। Tetraploid wheat also contain two proteins that combine to form a tenacious complex called dash. इसका आंसर है ग्लूटन। अब यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग। हाइब्रिड पिजन पी को फर्स्ट टाइम एक रिसर्च हैदराबाद ने बनाया था। हाइब्रिड सनफ्लावर BSH1 को फर्स्ट टाइम प्रो एग्रो ने बनाया था। हाइब्रिड कॉटन H4 को सूरत फॉर्म से बनाया था, मतलब वहाँ से रिलीज़ किया था, और इसको CT पटेल ने 1970 में बनाया था। देन मल्टीलाइन व्हीट वैरायटी बिथुर, जिसको कानपुर ने बनाया था, कानपुर रिसर्च स्टेशन से। देन गोभी सरसों हाइब्रिड PGSH51 लुधियाना से रिलीज हुआ था। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिट्स यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट वी शैल मूव टू मार्कर टेक्नोलॉजी। तो ब्रीडिंग में ही मैंने थोड़ा एडिशनल आज ऐड किया है ताकि आपको मार्कर के बारे में भी थोड़ा बेसिक नॉलेज आ जाए, तो मैं बीच बीच में मार्कर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगी। तो आज के इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा ही मार्कर के बारे में ऐड किया है। तो आज देखेंगे यूटिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर जेनेटिक मैपिंग। मार्कर का यूटिलिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मार्कर जैसे आप जानते हैं ये कोई फ्लैग या टैग होगा किसी भी प्लेस को, पर्टिकुलर प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हम जेनेटिक लेवल में बात करेंगे तो इट इज़ a thing which enables the movement of genes फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जीन का हेरिटेबिलिटी या उसका इनहेरिटेंस पैटर्न को चेक करने के लिए मार्कर्स बहुत ही बेस्ट सोर्स है। अगर एक मार्कर है तो ठीक है, इफ़ देर आर 2 फ्लैंकिंग मार्कर्स वेल एंड गुड। तो इससे क्या होता है, मोमेंट एग्जैक्टली हम पता लगा सकते हैं अनलेस देर इज़ नो क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग हो जाएगा तो क्या होगा, लिंकेज टूट जाएगा और हमारा मार्कर एक जगह और जीन एक जगह में हो जाएगा। सो टाइटली लिंक्ड मार्कर्स ऑलवेज सर्व्स ए गुड पर्पस और बेटर पर्पस। तो देखते हैं यूटिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर। इसको डिटेल जेनेटिक एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, लोकलाइजेशन ऑफ जीन्स और क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई, मतलब जीन हम कहाँ बोलते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट मेजर जीन्स हम जीन के बारे में बात करते हैं, और माइनर जीन या पॉलीजीन के बारे में हम बात करते हैं, तो वी ऑलवेज प्रेफर द टर्म क्वांटिटेटिव लोसाई और QTL। ओके, तो मार्कर क्या करता है, फैसिलिटेट्स द इंट्रोग्रेशन ऑफ डिजायरेबल जीन्स और QTLs थ्रू मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। Next, it allows comparative mapping between different species in order to evaluate similarities between gene orders and functions in the expression of a phenotype, मतलब सिंटनी स्टडीज़ में ये हेल्प करेगा। Next, provides a framework for anchoring with physical maps based on the chromosome translocation, DNA sequences and other direct measures, मतलब मैपिंग क्या होता है, मैपिंग से क्या होता है, पर्टिकुलर जीन किस लोकेशन पे सिचुएटेड है उस लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एल्स वी कैन पोजिशन द जीन्स एट ए पर्टिकुलर लोसी ऑन ए क्रोमोसोम। तो लास्ट इसका एप्लीकेशन है, कंस्टिट्यूट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पोजिशनल और मैप बेस्ड क्लोनिंग ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स। तो क्लोनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्लोनिंग क्यों करते हैं, ये जीन का एनॉर्मस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। तो जीनोमिक क्लोनिंग हो सकता है, cDNA क्लोनिंग हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो इस क्लोनिंग को यूज़ करके हम मल्टीपल ट्रेट्स के लिए एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने या प्रोसेस डेवलप करने के लिए हेल्प होता है। देन रिक्वायरमेंट्स फॉर जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक लिंकेज मैप कंस्टिट्यूट रिक्वायर्स that the researcher develop appropriate mapping population and decide the sample size। एक सैम्पल साइज होना चाहिए, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर पता लगना चाहिए इन द मैपिंग पॉपुलेशन, फिर पेरेंट्स से मार्कर पॉलीमॉर्फिज्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जीनोटाइपिंग ऑफ द मैपिंग पॉपुलेशन, देन फिनोटाइपिंग एंड जीनोटाइपिंग बहुत ज़रूरी है, फाइनली लिंकेज एनालिसिस बाय यूजिंग द बायोमेट्रिकल टेक्निक्स, जैसे कि पेयर वाइज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन मार्कर एस्टेब्लिश कर सकते हैं या आइडेंटिफाई करके कैलकुलेट करके इसको हम एनालाइज कर सकते हैं।
ओके, तो सीड टेक्नोलॉजी सेक्शन में देखते हैं। द फर्स्ट बिट इज फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ फोटो असिमिलेट्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक, फोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थ्योरी इज वन ऑफ द मेथड टू एक्सपोर्ट। तो इस थ्योरी को दिया था डी राइस ने इन 1885। Second bit is the part that translocate both solutes and solvent is xylem vessel. Third, the export of photo assimilates from phloem to the sink is called phloem. क्यों यूज होता है? This is for the movement of food particles. तो सिंक एक होता है, सोर्स एक होता है। सोर्स क्या होता है? जहाँ से फूड प्रोड्यूस होता है, एंड सिंक जो होगा जहाँ पे फूड मूव होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम अनलोडिंग। मतलब फ्लोएम सोर्स से फूड लेके जा रहा है एंड अनलोड कर रहा है एट सिंक, तो उसको फ्लोएम अनलोडिंग बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी सिम्टम्स ऑफ राइस इज गोल्डन येलो पैनिकल, मतलब ग्रीन से गोल्डन येलो कलर बनने लगता है। हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी सिम्टम ऑफ भिंडी, भिंडी में हार्वेस्टिंग के लिए आया है, ये कैसे पता चलेगा? बाय हेयरलाइन क्रैक फॉर्मेशन। द सीड नट ऑफ कोकोनट शुड बी मैच्योर्ड बाय 14 मंथ्स, मतलब एक कंप्लीट कोकोनट आपको मिलना चाहिए तो 14 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा। Next, under biotechnology, again we shall discuss 5 questions. The first bit is transfection is genetic transformation of animal cells. Transfection के बारे में हम plants में generally नहीं बात करते हैं। जब भी transfection होता है ये kind of genetic transformation होता है, especially in animal cells. Stress hormone कौन सा होता है? General stress hormone is ABA. Ministry that established Department of Biotechnology in 1986 is Ministry of Science and Technology. एम्ब्रियोथेरेपी में स्टेप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, एम्ब्रियोथेरेपी में क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग को लेके इन विट्रो मतलब इन द टेस्ट ट्यूब और लेबोरेटरी कंडीशन उसको फर्टिलाइज करेंगे। देन प्रोडक्शन ऑफ सेवरल कॉपीज ऑफ द नॉर्मल अलील ऑफ द डिफेक्टिव जीन, तो मल्टीप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर अलील को। देन इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल अलील इनटू जाइगोट और इन द सेल्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ द नॉर्मल अलील प्रिफरेबली इन द प्लेस ऑफ द डिफेक्टिव अलील सो दैट इट मे फंक्शन नॉर्मली। एम्ब्रियोथेरेपी का यही बेसिक मतलब होता है कि पर्टिकुलर डिफेक्ट को रिमूव करना है। तो यहाँ पे एट अलीलिक लेवल, डीएनए लेवल इंजीनियरिंग और रिपेयर किया जाता है जिससे हम डिफेक्ट्स को इजीली फिक्स कर सकते हैं। ओके, द लास्ट वन इज टेक्निक ऑफ स्टडी ऑफ प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स को किस किस टेक्निक से स्टडी कर सकते हैं। तो 4 डिफरेंट टेक्निक्स है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ कर सकते हैं, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेस्टर्न ब्लॉट एंड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। इकोनॉमिक बॉटनी में हम आज देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ वीट। तो पहले डिप्लॉयड वीट के बारे में, फिर टेट्राप्लॉयड वीट, देन हेक्साप्लॉयड वीट। तो जनरली हम कंज्यूम करते हैं वो टेट्राप्लॉयड एंड हेक्साप्लॉयड वीट होते हैं। नॉर्मली हम जो रोटी बनाते हैं दैट इज़ द हेक्साप्लॉयड वीट। तो डिप्लॉयड वीट कैसे बना? क्योंकि जब हम टेट्राप्लॉयड वीट ऑब्टेन करते हैं तो उसमें डिप्लॉयड होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं वो कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो वाइल्ड आइन कॉर्न, जिसको ट्रिटिकम बॉयटिकम बोलते हैं या ट्रिटिकम एजिलोपॉइडिस बोलते हैं, उससे नेचुरल म्यूटेशन एंड सिलेक्शन के जरिए ट्रिटिकम मोनोकोकम which is a cultivated diploid was originated. तो ट्रिटिकम बॉयटिकम is a probable ancestor of all the cultivated wheat. ठीक है। नेक्स्ट इज हेक्साप्लॉयड वीट कैसे ओरिजिन हुआ? तो एक है ट्रिटिकम उरुर्टो जो ए जीन का प्रोजिनिएटर माना जाता है। नेक्स्ट बी जीन का प्रोजिनिएटर है एजिलोप्सिस स्पेल्टोइडिस और ट्रिटिकम स्पेल्टोइडिस। तो यहाँ से आपको डिप्लॉयड इंटू डिप्लॉयड से मिलेगा टेट्राप्लॉयड जो क्रोमोसोम डबलिंग से बना। तो ए बी बी बना यहाँ पे 28 क्रोमोसोम इन टेट्राप्लॉयड फॉर्म इंटू एजिलोप्सिस स्क्वेरोसा जो डी जीनोम का प्रोजिनिएटर है। तो उससे आपको क्या हुआ? फिर से क्रोमोसोम डबलिंग से हेक्साप्लॉयड वीट मिला। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन रेवोल्यूशन। हम 4 क्लास से, दिस इज द 4th क्लास वेयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। तो
अर्ली एरा ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1943 में ही स्टार्ट हुआ था। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन 1963-64 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ था, जब इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी ऑफ द पीपल रेकमेंडेड ग्रीन रेवोल्यूशन और सम फूड रेवोल्यूशन फॉर द बेटरमेंट इन फूड इंडस्ट्री। मतलब बहुत सारा इम्पोर्ट होता था अलग कंट्री से, तो सारा इकोनॉमी मतलब जीडीपी ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा था। सो फूड क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ बेस्ट रेमेडी। तो ये अलग कंट्रीज़ में 1943 में ही स्टार्ट हुआ था, व्हेन रॉकफेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन स्टार्टेड वर्किंग ऑन हाई यील्डिंग वैरायटीज़ इन मैक्सिको। तो मैक्सिको में बोरलॉग भी थे, तो इन्होंने क्या किया, नॉरिन सीड्स, कल मैंने बताया था कि नॉरिन 10 के प्रोबेबल मतलब नॉरिन 10 कैसे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो बोरलॉग ने नॉरिन 10 सीड्स वोगेल से रिसीव किया था। तो वोगेल कौन थे, एक जापानीज आर्मी में काम करते थे एंड ही वॉज हैंडलिंग द जापानीज वीट विच वर सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग और टेम्परेट ओरिजिनेटेड और टेम्परेट एडाप्टिव वेराइटीज़। तो इन्होंने क्या किया, वोगेल ने नॉरिन 10 को लिया और ब्रेवो एक अमेरिकन वैरायटी था वीट का, जो सेमी ड्वार्फ स्प्रिंग वीट था, ठीक है। तो इसी क्रॉसेस को लेके पिटिक 62 एंड पंजामो 62 वैरायटीज़ बनाया था मैक्सिको में, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, डूरम इंटू फूड्स को क्रॉस किया था। तो डूरम फूड्स इंटू टर्की रेड यूएसए था, ये विंटर हाई यील्डिंग वीट था। देन नॉरिन 10 इंटू लोकल यूज़ करके गेनिस मिला, गेनिस को फिर से लोकल से क्रॉस किया तो सेमी ड्वार्फ कल्टिवेटेड वीट वेराइटीज़ मिले। तो इन्हीं को इंडिया में या किसी और कंट्री में जहाँ भी ग्रीन रेवोल्यूशन ज़रूरी था वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन सा क्रॉसेस इम्पॉर्टेंट है, नॉरिन 10 इंटू अमेरिकन लोकल वेराइटीज़, जिससे गेनिस आया, फिर गेनिस को लोकल वेराइटीज़ से क्रॉस करके सेमी ड्वार्फ कल्टिवेटेड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बनाया गया। ओके, now under the difference section we shall discuss about the difference between conventional and molecular breeding. कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता है, मार्कर मॉर्फोलॉजिकल मार्कर और फिनोटिपिक मार्कर्स यूज़ करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में डीएनए मार्कर्स पॉपुलर है। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग के लिए सिंपल लेबोरेटरी ज़रूरी है, वेर एज मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के लिए सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट कन्वेंशनल ब्रीडिंग पे वेरी हाई होता है, क्योंकि फील्ड कंडीशन में जब हम स्टडी करते हैं तो उस पर डेफिनेटली एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन डीएनए मार्कर पे कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं होता है, मतलब बहुत ही होगा तो भी माइन्यूट क्वांटिटी में होगा। एक्यूरेसी कन्वेंशनल ब्रीडिंग का मीडियम टू हाई होता है, और अगेन इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ब्रीडर who is working on a particular topic. Okay, if he is experienced means कन्वेंशनल ब्रीडिंग भी वेरी हाई रिजल्ट्स फेच कर सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी आज मतलब इवन 21st सेंचुरी के आसपास मतलब बिगिनिंग में भी हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग को ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दे रहे थे, लेकिन मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग आजकल पॉपुलर हुआ है। तो एक्यूरेसी मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग का हाई है। एक्यूरेसी क्यों हाई है, क्योंकि किसी भी स्टेज में हम मार्कर्स यूज़ करके पर्टिकुलर जीन के लिए टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल ब्रीडिंग को सर्टेन स्टेज तक हमें वेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैरायटी, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के लिए 10 to 15 ईयर्स तो कम से कम लग ही जाएंगे टू गेट थ्रू द वैराइटल पाइपलाइन एंड रिलीज, लेकिन मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग 3 to 5 ईयर्स से बन जाएगा। शॉर्ट टाइम चाहिए, मतलब 3 to 5 ईयर्स क्यों, क्योंकि ये फिर से जब भी हम बनाएंगे तो वैराइटल ट्रायल में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फील्ड एडेप्टेबिलिटी इज़ द अल्टीमेट प्रोसेस, तो मल्टी लोकेशन ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। देन कॉस्ट इन्वॉल्व, कन्वेंशनल में लो टू मीडियम पड़ेगा एंड मॉलिक्यूलर में इनिशियली वेरी हाई रहता है, लेकिन अगर एक बार मार्कर्स बन गए तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। हेल्थ हजार्ड्स कन्वेंशनल ब्रीडिंग में म्यूटेशन ब्रीडिंग में हो सकता है, तो मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में रेडियो एक्टिव लेबलिंग अगर करेंगे तभी, और इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं विच इज़ अ पोटेंट म्यूटाजन, तो ऐसे केमिकल्स यूज़ करेंगे तभी हमें हेल्थ हजार्ड्स मिल सकते हैं मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में। लेकिन आजकल जो कोल्ड डाइस आए हैं या जो हार्मलेस डाइस आए हैं जिनके वजह से हमें इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। देन इफेक्ट ऑफ जीन इंटरेक्शन,
कन्वेंशनल ब्रीडिंग में बहुत ही हाई रहता है और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में कोई इफेक्ट नहीं होता है। मैपिंग ऑफ क्यूटीएल कन्वेंशनल ब्रीडिंग में नॉट पॉसिबल और मॉलिक्यूलर में पॉसिबल। स्क्रीनिंग एट सीडलिंग स्टेज फॉर इकोनॉमिक ट्रेड्स, ये पॉसिबल नहीं है कन्वेंशनल ब्रीडिंग में, लेकिन पॉसिबल है मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में। फाइनली हम एक डायग्राम देखते हैं, इसके बाद जीके भी है। तो डायग्राम में हम आज देखते हैं सदर्न ब्लॉट टेक्निक। तो जैसे आप जानते हैं ईएफ सदर्न और एडविन सदर्न थे, 1975 में सदर्न ब्लॉट टेक्निक दिया था। तो सदर्न ब्लॉट टेक्निक बेसिकली एक मेथड है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ए डीएनए सीक्वेंस ऑफ आर इंटरेस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो सदर्न ब्लॉट टेक्निक के लिए हमें पहले ज़रूरी क्या है, पहले हम क्या करेंगे, डीएनए लेंगे, प्लांट कोई भी सैंपल लेंगे। पहले हमें क्या चाहिए, जहाँ से भी हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो सैंपल तो चाहिए ही चाहिए। तो हम कोई भी मेथड यूज़ करके डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे प्लांट से, ठीक है। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड स्टेप है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। यहाँ पे इस डायग्राम में कहीं भी ये स्टेप्स मेंशन नहीं है, क्योंकि ये सब सदर्न ब्लॉटिंग स्टार्ट होने से भी पहले स्टेप्स है। ओके, तो पहले हमने क्या किया, सैंपल लिया, वहाँ से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करके हमने क्या किया, डीएनए का छोटे छोटे सीक्वेंस बनाए, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, जाके कोई भी रैंडम साइट पे कट करेगा, तो उससे हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू हमें स्मॉल सीक्वेंसेस मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, मतलब एक जेल स्लैब लेके वहाँ पे रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए पर्टिकुलर लैडर। लैडर क्या करता है, जो डिफरेंट सीक्वेंस इंफॉर्मेशन देता है, मतलब उसमें पर्टिकुलर हम उसको काउंट कर सकते हैं कि एट व्हाट पोजीशन वी आर रीडिंग ए पर्टिकुलर लैडर। तो 50 बेस 100 बेस सबका लैडर रहता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक नेगेटिव एंड होगा, एक पॉजिटिव एंड होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमने कट डाउन किया है फ्रैगमेंट्स, उनको यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है, ये जेल स्लैब में और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो क्या होगा, लाइट और स्मॉल लेंथ जो सीक्वेंस है वो बहुत जल्दी रन करेगा, एंड हैवी जो स्ट्रक्चर होता है या लॉन्ग सीक्वेंस होते हैं वो बहुत ही कम रन करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा पर्पस नहीं बना, बिकॉज आर अल्टीमेट एम इज़ टू गेट ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ आर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्टेड सीक्वेंस को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोब हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा, तभी हम आइडेंटिफाई करेंगे वेदर दैट इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस और नॉट। फॉर प्रोब हाइब्रिडाइजेशन दिस जेल स्लैब इज नॉट ए सुटेबल थिंग, क्योंकि जेल स्लैब क्या होता है, फ्रेजाइल हो जाता है, इसको ज़्यादा हम रख नहीं सकते, एंड अगर हम हैंड से उसको उठाएंगे तो वो ब्रेक डाउन होने का बहुत ही चांस रहता है। अगर आप 6.8% या 1% जेल यूज़ कर रहे हैं तो वो अब अगर हाथ में लेते ही वो टूट जाएगा। इफ़ यू आर टेकिंग 3% और 4% जेल, दैट इज़ समवॉट ओके, लेकिन इसमें इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाते हैं। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, सदर्न ब्लॉटिंग पे जाना पड़ेगा। तो सदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, ये एक कैपिलरी मूवमेंट का एक्शन होता है, जिसमें हम इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे अपटेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, हमने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लैब में क्या किया, फ्रैगमेंट्स को या डीएनए सीक्वेंसेस को रन किया। ओके, तो उसी हम जेल स्लैब को लेंगे और यहाँ पे इस डायग्राम में रखेंगे। तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्ट है, तो वो क्या है, यहाँ पे हमें डिफरेंट मटेरियल देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि अल्कलाइन बफर यूज़ कर सकते हैं बेस में, ठीक है। उसके ऊपर में स्पॉन्ज रखते हैं, उसके ऊपर में ये जेल स्लैब रखेंगे और ऊपर पेपर टवेल, मतलब वेटिंग के लिए कुछ रखेंगे। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट आएंगे। सदर्न ब्लॉटिंग जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें पहले क्या होगा, हम बफर डालेंगे, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ अल्कलाइन बफर। तो उसके ऊपर क्या डालते हैं, हम स्पॉन्ज डालेंगे। स्पॉन्ज मतलब टू अब्सॉर्ब द बफर, ठीक है, क्योंकि कैपिलरी मूवमेंट के
हिसाब से वो बफर ऊपर मूव करते रहेगा। तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे डीएनए बैंड्स रन हुए हैं वो कैपिलरी फोर्स और कैपिलरी एक्शन से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन क्या है, इजीली हैंडल कर सकते हैं और इसका एक परमानेंट इम्प्रिंटिंग वहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रिंटिंग ओनली हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो उस फिर क्या करेंगे हम, ये आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, जितना वो टाइम लगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को लेंगे और अब हम क्या करेंगे, इस पे काम करना शुरू करेंगे। तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे हमने क्या पाया है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर्स देखा है। तो हम फिर से यहाँ पे डीनेचुरेस एंजाइम से ट्रीट करेंगे इस पर्टिकुलर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को। तब क्या होगा, हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। देन वी विल स्टार्ट द प्रोब हाइब्रिडाइजेशन मेथड। जब भी हम प्रोब डालेंगे तो एक्सेस जितना भी प्रोब है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोब जाके तो एक ही साइट में, मतलब जहाँ पे हमारा सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है वहीं पे जाके वो बाइंड हो जाएगा। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो भी प्रोब है उसको हटाना पड़ेगा। उसके साथ साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोब को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे एक रेडियो एक्टिव डाई या डाई की यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से हमारे इंटरेस्टेड प्रोब हाइब्रिडाइज करेंगे, एज वेल एज वी विल आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ आर इंटरेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। अल्टीमेटली द एम इज टू आइडेंटिफाई द डीएनए सीक्वेंस ऑफ आर इंटरेस्ट। मतलब डीएनए हाइब्रिडाइज करके सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना ही इसका पर्पस है। जनरल नॉलेज में आज हम डिफरेंट बिट्स और सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फेजेस ऑफ वाइट रेवोल्यूशन थ्रू ऑपरेशन फ्लड, 3 फेजेस थे। फर्स्ट फेज या फर्स्ट स्टेप था 1970 to 81, सेकेंड स्टेप था 1981 to 85 और थर्ड स्टेप था 1985 to 96। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपके बेटर आपको एक बार रिमाइंड करती हूँ कि वाइट रेवोल्यूशन के पितामह थे वर्गीस कुरियन, जिन्होंने आनंद में अमूल फेडरेशन स्टार्ट किया था। ओके, सेकेंड बिट इज रेवोल्यूशन रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन इज येलो रेवोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन इज द स्कीम नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड ड्यूरिंग रबी 1999 अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्ट 1937, सॉरी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1999 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्ट 1937 अगमार्क इज यूज्ड एज, अगमार्क क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ एग्री और एनिमल प्रोडक्शन। मतलब प्योरिटी एंड क्वालिटी अश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर एंड एनिमल प्रोडक्शन का अगमार्क जनरली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। एफ टेस्ट कहाँ यूज़ होता है, एफ टेस्ट इज़ अ टेस्ट of significance which is used to compare difference among several means. Remember, जब बहुत सारे means रहेंगे तो हम F टेस्ट, means कैसे लेते हैं, आपके पास एक 10 प्लांट है, ठीक है, तो दिस इज ए सेट ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे एक और सेट है आपके पास एंड एक और सेट है, तो देन यू हैव 3 सेट ऑफ प्लांट्स। तो इसका मीन, इसका मीन, इसका मीन, तो ऐसे बहुत सारे मीन्स को कंपेयर करना है तो उसका डिफरेंस देखना है, तो आपको एफ टेस्ट पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जेड टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ यूज्ड टू कंपेयर 2 मीन्स व्हेन द सैम्पलिंग साइज इज लार्ज। तो हम इसी डायग्राम में देखते हैं जेड टेस्ट कहाँ यूज़ होता है, सिर्फ 2 ही मीन यूज़ कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, इसका मीन लेंगे, ठीक है। मीन क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो इसको लेके हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये जेड टेस्ट कहाँ होता है, जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर मोर देन 30, इसमें भी मोर देन 30 है और इसमें भी मोर देन 30 है और 2 मीन को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टी टेस्ट, टी टेस्ट कहाँ यूज़ करते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज्ड टू कंपेयर 2 मीन्स व्हेन सैम्पल साइज इज लेस देन 30। ओके, दिस इज कॉन्ट्रास्टिंग टू जेड टेस्ट।
एक और होता है पेयर्ड टी टेस्ट और स्टूडेंट टी टेस्ट। व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर पेयर्ड, मतलब दो दो ऑब्जर्वेशंस साथ साथ में है, तब हम स्टूडेंट्स टी टेस्ट यूज़ करते हैं। और व्हेन द नंबर ऑफ सैम्पल आर लेस। तो 3 बहुत ही ज़रूरी है आपको याद रखना। एफ टेस्ट आप कहाँ यूज़ करते हैं? व्हेन द सैम्पल मीन्स मैनी सैम्पल मीन्स नीड टू बी कंपेयर्ड, और जब भी आपके पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। जेड टेस्ट कब यूज़ करते हैं? 2 मीन्स को कंपेयर करने के लिए, और इंडिविजुअल्स 30 से ज़्यादा हैं। टी टेस्ट कब यूज़ करते हैं? व्हेन द मीन्स, मतलब 2 मीन्स को कंपेयर करने के लिए, एंड सैम्पल साइज इज लेस देन 30। पेयर्ड टी टेस्ट व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर पेयर्ड। ओके, नेक्स्ट वी शैल मूव टू काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस शोविंग डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर मेंडल यूज्ड काई स्क्वायर टेस्ट टू गिव इन्फ्रेंस ऑफ हिज रिजल्ट्स। तो काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या है? O माइनस ई टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। O मतलब ऑब्जर्व्ड, E मतलब एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट एक और होता है फिशर्स टी टेस्ट। तो फिशर टी टेस्ट जब ऑब्जर्वेशंस अनपेयर्ड होते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। A chance of 2 or more independent events occurring together in a product of the chances of their separate occurrence। नेक्स्ट है वाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज़ ऑलवेज n-1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 ही होता है, तो ये क्यों? व्हेन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस आर फिक्स्ड, ऑल एक्सेप्ट वन हैज़ बीन प्लेस्ड, द वन रिमेनिंग इज़ नॉट फ्री बट मस्ट फिल ए पर्टिकुलर वैकेंट निश। मतलब एक पर्टिकुलर वैकेंट पोजिशन को उसको ऑक्यूपाई करना ही पड़ेगा, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा n-1 होता है। फ्रेंड्स, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, you just put it under comment section. Keep on sharing, subscribing and commenting. Thank you once again.